बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जो HEC की रिसेंट कॉल आई है लोकल चैलेंज फंड के हवाले से, तो उस पर मैं प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में मैंने एक प्रेजेंटेशन जो है वो उनके लिए तैयार की है। इस प्रेजेंटेशन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो है वो इंट्रोडक्शन का है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि LCF के लिए HEC ने कौन कौन सी कंडीशंस रखी हैं, उन्होंने बजट एलोकेशन क्या की है, और उसकी जो फाउंडेशंस हैं या जो क्राइटेरिया है और हिडन क्राइटेरिया है, हम उस सारी चीज़ों के ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। जो दूसरा पार्ट होगा इंशाल्लाह, उसमें हम बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसको कैसे फिल किया जा सकता है। तो ये दोनों प्रेजेंटेशंस जो होंगी ये कम्प्लीमेंट्री हैं। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम जनरल सारी डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे कि HEC का ऑब्जेक्टिव इस सिलसिले में क्या है, इस कॉल की डिटेल्स क्या हैं, बजट क्या है, एवेल्यूशन क्राइटेरिया क्या होगा, और दूसरे में हम जो है वो राइटअप और उसकी जो प्रपोजल स्ट्रक्चर है उस पर बात करेंगे। तो इस प्रपोजल का नाम है लोकल चैलेंज फंड। HEC ने ये लॉन्च की है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, और उसकी सारी फंडिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक ने HEC को दी थी, जिसे इन्होंने ग्रांट चैलेंज फंड और लोकल चैलेंज फंड में डिवाइड कर दिया था। जो GCF है वो गुजर चुकी है और ये LCF है, ये उसका एक अगला पार्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर HEC ने जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ वही लाइजोन किया है जैसे NRPU का प्रोजेक्ट जो है वो HEC रन करती है। लेकिन इस प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस है और उस डिफरेंस को समझना ज़रूरी है, बिकॉज जब तक हम इस कॉल का ऑब्जेक्टिव को नहीं समझेंगे या उसके स्कोप को नहीं समझेंगे तो हम उस हवाले से अपनी एप्लीकेशन जो है उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में जो पहला ऑब्जेक्टिव जो HEC का है वो वही है कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स इंटरडिसिप्लिनरी या क्रॉस डिसिप्लिनरी डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन कंडीशन उन्होंने ये लगाई है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें हम SDGs भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी डोमेन को या उनकी एप्लीकेशंस को स्टडी करना, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो 17 SDGs को कवर करेंगे और रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, तो उन प्रोजेक्ट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। उन्होंने स्कोप को जो है वो बाउंड्री दे दी है, डिफाइन कर दिया है। उसके बाद जो दूसरा है वो वही है कि लोकल यूनिवर्सिटी की रिसर्च कैपेसिटीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं सो दैट दे कैन सॉल्व द लोकल इश्यूज, लोकल प्रॉब्लम्स। अब उस लोकल प्रॉब्लम में ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, इसके लोकल प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। हमारे पास लोकल इंडस्ट्री भी है, हमारे पास अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो मैंगोज़ हैं, डेट्स हैं, इसी तरह से डेयरी इंडस्ट्री जैसे कैमल है डेजर्ट की वजह से, इसी तरह हमारे डेजर्ट के इश्यूज़ हैं, वाटर कंजर्वेशन के, वाटर अवेलेबिलिटी के इश्यूज़, लोकल इश्यूज़ हैं। तो इस कॉल के अंदर लोकल चैलेंज फंड में वो लोकल इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहते हैं। और HEC के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने लोकल इश्यूज़ को पहले समझें और फिर उन्हें SDGs के अंदर कोरिलेट करने के बाद उस पर कोई प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करवाएं। तो एक चीज़ क्लियर है कि इशू जो है वो लोकल होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि उस लोकल इशू को SDGs के अंदर फॉल करना चाहिए। तीसरी जो इसके अंदर चीज़ है जो बहुत अहम है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, अब HEC जो है वो अपना स्कोप चेंज कर रही है। और मैं इस कॉल को जब इसकी गाइडलाइंस को पढ़ रहा था तो आई रियली अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ HEC कि अब वो इंटरडिसिप्लिनरी और कोलैबोरेटिव टाइप प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं। जो GCF था उसमें भी कोलैबोरेशन थी, उसमें इंटरनेशनल लेवल की कोलैबोरेशंस थी। उससे पहले UK का जो एक प्रोजेक्ट आया था ICGF के नाम से, उसमें भी जो है वो UK के साथ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशंस थी। इसके अंदर भी एक कोलैबोरेटिव पार्ट है। तो मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि अब से ऑनवर्ड HEC जो है वो कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देगा। इसके अंदर उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि जो LCF के जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं दे नीड टू बी कोलैबोरेटिव इन स्कोप, और उसके अंदर वो कोलैबोरेशन चाहते हैं एकेडमिक्स की, यानी फैकल्टी मेंबर्स की। फैकल्टी मेंबर्स में आगे चल के हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक कोलैबोरेशन हो सकती है, यानी आप उसे कह लें कि इंट्रा यूनिवर्सिटी या इंटर डिपार्टमेंट्स विद इन अ यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन भी हो सकती है। साथ में इंटर यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन की भी बात की है उन्होंने। इसके साथ उन्होंने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का कंपोनेंट भी रखा है।
اور جو فورتھ ایلیمنٹ ہے وہ ہے سیکٹرل کولیبوریشن یا لوکل پارٹنرز، ان پہ بھی ہم بات کریں گے. تو اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ جو لوگ بھی ایل سی ایف کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر ان کا پروجیکٹ جو ہے وہ ٹرولی کولیبوریٹو نیچر میں ہوگا، اس پہ ایچ ای سی کی اس کال کے اندر بہت ڈیٹیل سے انہوں نے بات کی ہے، کولیبوریشن کی کنسٹرکشن کیسی ہوگی آگے چل کے ہم بات کریں گے. اس کو اگر آپ فالو نہیں کرتے، آپ کا جتنا مرضی اچھا آئیڈیا ہے، آپ پہلی 2 کنڈیشنز کو میٹ کر بھی جائیں گے تو اس پروجیکٹ کے اندر سکسیس ریٹ نہیں ہوگا. دوسری جو چیز ہے، جو جنرل گائیڈ لائنز ہیں، کی فیچرز آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر انہوں نے نمبر آف گرانٹس تو ڈیفائن نہیں کی، لیکن انہوں نے ایک ٹینٹیٹو بجٹ دے دیا ہے کہ 65 سے 65 ملین انیشیل ان کا پلان ہے، لیکن اس کو وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپ ٹو 113 ملین. تو میرے خیال میں جو پروجیکٹس ہیں وہ 5 to 6 ملین کے پروجیکٹس جو ہیں، اس رینج کو ایچ ای سی جو ہے اس نے اپنے ذہن میں رکھا ہے، اور اس حوالے سے کوئی 25 سے 30 پروجیکٹس جو ہیں وہ بنیں گے، کیونکہ گرانٹ بہرحال ویریبل رہے گی. ٹائم ڈیوریشن اس کے اندر 2 ایئرز ہے. انڈیویجول گرانٹ ویلیو ڈیفائنڈ نہیں ہے، تو میرے خیال میں ویریبل ہے، انہوں نے بجٹ ڈیفائن کر دیا ہے. سٹارٹ ڈیٹ جو ہے آن لائن، جب آپ ای پورٹل ایچ ای سی پہ جائیں گے تو وہاں 10 اگست سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کی جو اینڈ ڈیٹ ہے وہ سپٹمبر 1 ہے. اس پروگرام کے اندر اور جو پیچھے جو پروگرامز گزرے ہیں اس میں اب ایچ ای سی جو ہے وہ ایک نئے ہائیبرڈ کانسیپٹ پہ جا رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ پرپوزل ٹائپ یا کانسیپٹ پیپر ٹائپ سبمیشن کرتے ہیں. اگر آپ کا کانسیپٹ پیپر جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہو جاتا ہے تو دین دے ول گیو یو اندر لائک 1 or 2 months ٹو سبمٹ یور ڈیٹیلڈ پرپوزل. تو یہ جو کال ہے یہ بیسیکلی پروجیکٹ آؤٹ لائن پرپوزل ٹائپ ایک کال ہے، جس کے اندر وہ کانسیپٹ پیپر لیں گے آپ سے، اس کو ایویلویٹ کروائیں گے، اور جو سکسیسفل کانسیپٹ پیپرز ہوں گے وہ ان کو انوائٹ کریں گے کہ اب وہ ڈیٹیلڈ پرپوزل جو ہے وہ سبمٹ کریں. اس کے اندر اب ایچ ای سی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایچ ای سی اپنا اسکوپ تھوڑا سا چینج کر رہی ہے. این آر پی یوز میں کنسٹرکشن ٹوٹلی اور ہے. یہ جو تھوڑے سے پروجیکٹس ہیں جو ورلڈ بینک فنڈنگ سے آئے ہیں، اس میں ایچ ای سی نے کچھ اور کرائٹیریاز بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیے ہیں. ایک بات سمجھ لیں کہ جو ریسرچ پروجیکٹس ہیں ان کے اندر کچھ کرائٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپشنل ہیں، لیکن جس قسم کا کمپٹیشن اب پاکستان میں ہے یا ریسرچ فنڈنگ کے لیے جس قسم کا کمپٹیشن اب ہمارے سامنے ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے آپشنل کرائٹیریا ہی فائنل کرائٹیریا بن جاتا ہے. مینس کہ اسی کے اوپر ڈیسیجن ہوتا ہے، کیونکہ جو منیمم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے وہ ہر ریسرچر چاہتا ہے کہ اس کو میٹ کرے. جب ہر ریسرچر منیمم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو پورا کرتا ہے تو فنڈنگ ایجنسی یا جو ایویلویٹرز ہیں بہرحال انہوں نے کہیں کسی پوائنٹ کے اوپر جا کے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو پھر جو آپشنل کرائٹیریاز ہیں، جو پی آئی ان آپشنل کرائٹیریاز کو بھی فلفل کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اس کیس میں جو ایک کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کو فائنینسنگ یا کمپلیمنٹری فائنینسنگ جو ہے فرام ادر سورسز، جس میں لوکل گورنمنٹ ہے، لوکل انڈسٹری ہے، یا جو کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز ہیں، ان کی طرف سے اگر کوئی پارٹ فائنینسنگ کے طور پہ وہ پروجیکٹ میں کمٹ کرتے ہیں پی آئی کے ساتھ، کہ سے ایک این جی او ہے وہ کہتی ہے جی ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو چلیں ہم 0.5 ملین ہم کنٹریبیوٹ کریں گے. اس قسم کا جو پروف ہے یا اس قسم کی جو کمٹمنٹ ہے کو فائنینسنگ کی ٹو دا پروجیکٹ، وہ اینڈ آف دا ڈے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنچ لائنر ہوگی ٹو ڈیسائیڈ دا پروجیکٹ. ایسے پروجیکٹ جو شاید بہت ویلیویبل ہوں لیکن ان کے اندر کو فائنینسنگ کا پارٹ اگر نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ پارٹ جو ہے وہ ان کو مطلب شارٹ لسٹ کرنے میں جو ہے وہ ایک ہرڈل کے طور پہ آئے گا. ایک اور کنڈیشن جو اس پرٹیکولر کیس میں ایچ ای سی نے لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی سے میکسیمم 3 جو لوکل چیلنج فنڈ کے پروجیکٹس ہیں وہ سبمٹ کیے جا سکتے ہیں. جو فیکلٹی ممبرس انٹرسٹڈ ہیں ان کو یہ چیز ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یونیورسٹی جو ہے یعنی وائس چانسلر یا ڈائریکٹر اور ایک جو ہے وہ صرف 3 پروجیکٹس جو ہیں ان کو ایچ ای سی کو بھیجیں گے. تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں انہیں چاہیے ایک تو ٹائملی اپنا پروجیکٹ مکمل کریں، اور اس لحاظ سے مکمل کریں کہ جب اور ایک یا وائس چانسلر آفس میں اس کی پروجیکٹس کی اسکریننگ ہوگی تو وہاں پہ ان کا پروجیکٹ جو ہے وہ بیسٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں. آپ کو ان کی ہر ایریا کے جو سب برانچز ہیں وہ آپ کو ایس ڈی جیز کی ویب سائٹ سے مل جائیں گی. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ مین ایریاز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں جن میں نو پاورٹی ہے،
उसके बाद जीरो हंगर है, फूड से रिलेटेड है, गुड हेल्थ है, मेडिकल साइंस हेल्थ से रिलेटेड है, क्वालिटी एजुकेशन एजुकेशन का फील्ड है, आर्ट्स में आता है, जेंडर इक्वलिटी भी आर्ट्स का पार्ट है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इंजीनियरिंग का पार्ट भी है, एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट भी है, एग्रीकल्चर का पार्ट भी है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी जो है वो रीन्यूएबल भी है, एनर्जी प्रोडक्शन भी है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक्स के साथ और मैनेजमेंट साइंस के साथ है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग भी है, इनोवेशन भी है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज अगेन जेंडर बैलेंस और माइनॉरिटीज की बात होगी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग की बात है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये भी सस्टेनेबल टाइप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है जिसमें सोशल साइंस भी आएगी, मैनेजमेंट साइंस भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, क्लाइमेट एक्शन इन्वायरमेंट का फील्ड है, लाइफ बिलो वाटर मैरीन बायोलॉजी है, लाइफ ऑन लैंड इन्वायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर है, सॉइल साइंस है, पीस जस्टिस सोशल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इनके जो ये 17 एरियाज हैं, इनके फर्दर जो सब ब्रांचेज हैं वो आपको एसडीजी की वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो आपको जो मेन एरिया पसंद है उसी के अंदर आप जाके फर्दर उसके सब सेक्शंस को देख लें और अपनी जो प्रपोजल आप डिजाइन करेंगे उसको रेलेवेंट एसडीजीज और उसके सब सेक्शन जो सब क्लॉज के साथ आपको उसे कोरिलेट करना पड़ेगा ताकि रिव्यूअर को क्लियर पता चले कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एसडीजीज से मैं अगर वाटर में काम करता हूं तो मेरे पास 6 है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6, और उसके बाद मैं क्लीन वाटर में काम करना चाहता हूं या सैनिटेशन में काम करना चाहता हूं तो जो रेलेवेंट क्लॉज है लाइक 6.3 फॉर एग्जांपल अगर बनती है तो मैं मेंशन करूंगा कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो एसडीजीज की 6.3 जो क्लॉज है उसे मैं रिप्रोड्यूस भी कर सकता हूं टेक्स्ट के अंदर के उसके साथ या उसके स्कोप के साथ मैच करता है, क्योंकि इस किस्म की जो कोरिलेशन है वो रिव्यूअर्स को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं क्योंकि ये सारी की सारी कॉल जो है वो लोकल इश्यूज प्लस एसडीजीज के साथ कोरिलेटेड है। तो अगर वो ये कोरिलेशन रिव्यूअर नहीं ढूंढ पाता तो अल्टीमेटली वो आपकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। इसके अंदर जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, जो लीड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, उसके लिए उन्होंने जो कंडीशन लगाई है वो ये है कि यूनिवर्सिटी का फुल टाइम फैकल्टी मेंबर होना चाहिए। बज़ाहिर आईपीएफपी या कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग हैं या विजिटिंग पे जो लोग हैं दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस ग्रांट। उसके बाद पीएचडी होना चाहिए या मेडिकल में एफसीपीएस है या एमसीपीएस है या एफआरसीएस है, तो ये क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। इसके साथ एक और कंडीशन लगी हुई है कि जो इंस्टीट्यूशन जीसीएफ में कवर्ड थे उसके फैकल्टी मेंबर लीड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स नहीं हो सकते। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको वो जीसीएफ की लिस्ट भी मिल जाएगी। वो 32 यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की जिसमें तकरीबन तमाम जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं दे हैव बीन कवर्ड। तो उनके फैकल्टी मेंबर्स दे कैन नॉट बी लीड पीआई। लेकिन आगे चल के जब हम टीम की बात करेंगे तो उसमें उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि वो लीड पीआई तो नहीं हो सकते बट दे मस्ट बी को पीआई। तो इसका मतलब यह है कि दे आर नॉट आउट ऑफ द स्कोप, स्टिल दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उसमें मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहती है कि हमारा फंडामेंटल या प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे पास फंडिंग आनी चाहिए। इसके अंदर फंडिंग शेयर हो सकती है, अगेन आपकी सीवी के अंदर एक एज अ को पीए भी प्रोजेक्ट आ सकता है। तो आई स्टिल थिंक दैट पीपल हु आर वर्किंग इन जीसीएफ यूनिवर्सिटीज दे नीड टू नाउ कोलैबोरेट विद द पीपल हु आर नॉन जीसीएफ एंड देन दे कैन सबमिट अ जॉइंट प्रोजेक्ट। और अगर अल्लाह करे वो विन कर जाते हैं तो अगेन दैट कुड बी अ गुड पार्ट ऑन देयर सीवी एंड देन दे कैन हैव अनदर collaboration for like 3 years or 2 years। इसके अंदर जो दूसरी बात है प्रोजेक्ट टीम की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर पहली ही जो है वो ये है कि शुड इंक्लूड एटलीस्ट 1 को-पीआई फ्रॉम यूनिवर्सिटीज जो कि जीसीएफ में कवर्ड है। इसका मतलब ये है कि पीआई जो है वो नॉन जीसीएफ यूनिवर्सिटीज से होगा, लेकिन एक को-पीआई जो है एटलीस्ट एक को-पीआई वो जीसीएफ यूनिवर्सिटीज से होगा। अब ये कंडीशन है, इस कंडीशन को फुलफिल करना है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ऐसे लोग जो प्लान कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लिखने के लिए उन्हें अभी से अपनी जो कंपोजिशन है, टीम कंपोजिशन है, उसकी तरफ जाना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि और जो अगर आप को-पीआई इसमें शामिल करना चाहते हैं या उन्होंने कंसोर्शियम की बात की है, एचईसी ने कंसोर्शियम की बात की है, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे बता दूं कि ये फिर वही मे का वर्ड उन्होंने यूज किया है, लेकिन आप इसको शेल के साथ ही चलें। लीगल टर्म में शेल जो है वो एक बाइंडिंग होती है, आप इसे बाइंडिंग ही समझें कि अब आपने एक कंसोर्शियम डेवलप करना है, क्योंकि एचईसी का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक यूनिवर्सिटीज के अंदर कोलैबोरेशन होनी चाहिए
जिसमें नॉन GCF और GCF यूनिवर्सिटीज यानी रिसर्च इंटेंसिव और जो नॉन रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज हैं दे कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से और स्किल से फ़ायदा उठा सकें और ग्रूम कर सकें। तो ये बेसिकली HEC का कॉन्सेप्ट है, HEC का ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करते तो एज रिव्यूअर जब हम आपकी प्रपोजल को रिव्यू करेंगे तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं करते तो मेरे ख्याल में इस आपके प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस सिलसिले में जो कंसोर्शियम की कंपोजिशन आपकी होनी चाहिए, आप तो नॉन GCF यूनिवर्सिटी से हैं बीइंग PI, उसके बाद आपको एक को PI जो है वो GCF यूनिवर्सिटी से ढूंढना है तो उसे ढूंढिए। उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी के किसी और डिपार्टमेंट और फैकल्टी मेंबर को बतौर को PI ले सकते हैं, और आप इंटरनेशनल भी कोई आपका जो एक्स सुपरवाइजर है या कोई कोलीग है जो पाकिस्तान से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में है उसको भी एज को PI जो है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपने बेसिकली एक एक्सपर्टीज शो करनी है टू द रिव्यूअर्स कि जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं उसके लिए राइट एक्सपर्टीज आपके पास हैं, तभी तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप ये इंप्रेशन नहीं देते या आपकी जो प्रपोजल है उसके अंदर हमें ये इंप्रेशन नहीं मिलता तो अल्टीमेटली रिव्यूअर जो है वो आपकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा। इसी पे हम बात करेंगे एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हम एवेल्यूएशन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि हम जो उन्होंने HEC ने जो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया दिया है उसके अंदर स्कोर दिया हुआ है, अगर आप उसको मिस करेंगे तो आप स्कोर से आउट हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपकी प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो मेरी नज़र में बहुत अहम है, वो ये है कि एक तो आप PI हो गए नॉन GCF यूनिवर्सिटीज से, फिर आपने को PI जो मस्ट ढूंढना है वो है GCF यूनिवर्सिटी से। अब ये है एकेडमिक पार्टनर। HEC जो है वो विद टाइम GCF में भी यही हुआ था और ICGF में भी गालबन यही हुआ, और अब यहाँ पे भी HEC ये फोकस कर रही है कि जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, नॉन यूनिवर्सिटी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी पार्टनर बनाया जाए। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि प्राइवेट सेक्टर हो, इसकी डेफिनेशन अगली स्लाइड पे मौजूद है कि वो किस किस्म के लोगों को चाहते हैं कि आप उनके साथ पार्टनर बने। लेकिन इसमें ये बात भी याद रखें कि ये जो कंपोजिशन बन रही है ये जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ कंपोजिशन। पहली स्लाइड पे मैंने बात की थी कि ये प्रोजेक्ट बाय नेचर HEC ने कोलैबोरेटिव डिजाइन किया है। तो HEC का जो क्राइटेरिया जो डॉक्यूमेंट से मैं समझाऊं कि दे रियली वांट यू टू हैव अ सेंस that this is really a collaborative project and each part of this proposal, like first proposal and the second proposal, should be designed and should be written by the team. ये कोई इंडिविजुअल एक्ट नहीं होना चाहिए, या आप ये नहीं कर सकते कि बस GCF से एक बंदा पकड़ा जो बस जी मेंबर है, इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर से बंदा पकड़ा जी मेंबर है। नो, HEC इस केस में रियली दे वांट कि जी ये एक टीम प्रोजेक्ट हो जो कि डिजाइनिंग स्टेज पे भी टीम नजर आए, एग्जीक्यूशन पे भी नजर आए, और उसके जो डिलीवरी या डिसेमिनेशन ऑफ द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट है वहां पे भी टीम जो है उसको शो होना चाहिए। इसके अंदर जो लोकल पार्टनर्स हैं, जो थर्ड कंपोनेंट है यानी नॉन एकेडमिक पार्टनर्स हैं, उसमें HEC की जो डेफिनेशन प्रोजेक्ट के अंदर है वो ये है कि सिविल सोसाइटी हो सकती है। अगेन SDGs में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कुछ साइंस और इंजीनियरिंग के SDGs हैं, जैसे क्लीन वाटर है, सैनिटेशन है, एनर्जी है, इसी इनोवेशन है। इसी तरह से सोशल साइंस के भी हैं हमारे पास, जिसमें आप देखें इनइक्वालिटी है, जेंडर बैलेंस है, और जो पीस एंड बाकी चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से आपको इसके अंदर कोई एक दो पार्टनर जो हैं वो जरूर ढूंढ रहे हैं। अगेन अगर HEC एक कहती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप दो लेके जाएं। HEC ने एक एकेडमिक पार्टनर का है, आप GCF से दो को PI लेके जाएं, और अगर आप लोकल पार्टनर एक है तो मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप दो लेके जाएं, ताकि आपकी टीम जो है वो बड़ी हो और एक्सपर्टीज के हवाले से उनके पास वो सारी एक्सपर्टीज हो जो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है। सिर्फ यही नहीं कि नाम हो, बल्कि वो उनका एक्सपीरियंस भी जो है वो आपके साथ शो होना चाहिए, ताकि आप उसको लेके आगे चल सकें। अब इस केस में सिविल सोसाइटी के कोई बंदा ले लें, जैसे NGOs हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट के जो लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या प्राइवेट जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से आप किसी बंदे को साथ मिला लें। उसके अलावा जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हैं उनमें से आप पार्टनर्स ले सकते हैं। मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो लोकल पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनमें से ले लें, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ले लें, किसी से भी ले सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, फ्लोर मिल एसोसिएशन है, शुगर एसोसिएशन है, सीमेंट एसोसिएशन है, टेक्सटाइल एसोसिएशन है,
जो भी एसोसिएशन रेलिवेंट है आपके साथ, आप उनके साथ जो है वो अपना एग्रीमेंट साइन करें, उनको पार्टनर बनाएं। और लास्ट पे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, क्योंकि आपने आगे चल के हेल्थ है उनका हॉस्पिटल्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ काम है, उनका कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ, एनजीओज के साथ काम हो सकता है। तो इनमें से आपने अपना लोकल पार्टनर जो है वो चूज करना है। अगेन, अगर आप रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं तो लोकल पार्टनर को भी रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में ही होना चाहिए, ताकि एक तो वो कंट्रीब्यूट कर सके, और वैसे भी लॉजिकली भी चूंकि आप रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपका जो कंट्रीब्यूटर है उसे भी रहीम यार खान का सारा जो है वो इंफॉर्मेशन जो है उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स के फंडिंग यानी बजट की सिचुएशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप बजट कैलकुलेशन में जाते हैं, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को या जो रूल्स एचईसी ने डिफाइन किए हैं अगर आप उन्हें नहीं समझ पाएंगे तो आप बजट गलत जो है वो बनाएंगे। अल्टीमेटली बजट अगर गलत होगा तो फिर इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, एवेल्यूएशन क्राइटेरिया में ये भी शामिल है, तो अल्टीमेटली आप जो है वो ओवर बजट जा सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो फायर बैक कर सकती हैं। उसमें इसको 4 हेड्स में एचईसी ने कन्वर्ट किया है, डिवाइड किया है। उसमें फंड जो पहला है वो है पर्सनल कॉस्ट। पर्सनल कॉस्ट में ही उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई हैं। उसमें मैं आपको बता देता हूं कि उसमें पहला है फैकल्टी मेंबर्स, पीआईज हैं, को पीआईज हैं। तो उनको जो आपने पेमेंट करनी है वो ये है कि उनकी जो भी ग्रॉस पे है पर मंथ, जितनी भी टोटल पे वो यूनिवर्सिटी से एज पर देयर डेजिग्नेशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 लाख ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज टाइम स्पेंट, कि वो कितना टाइम जो है वो प्रोजेक्ट को देते हैं, और उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आपने ईयर वाइज कैलकुलेट करनी है। अब इस केस के अंदर पहली दफा एचईसी ने एक कंडीशन लगाई है फैकल्टी मेंबर्स के ऊपर, वो मैंने रेड में शो किया कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट मोर देन 25%, सो इट शुड बी इक्वल और लेस देन 25%। तो अब आपने इस कंडीशन को फुलफिल करना है। और दूसरे नंबर पे एचईसी ने कहा है कि अगर आप इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो देन यूनिवर्सिटी जो है वो लिख के देगी कि जी ये फैकल्टी मेंबर इतने % टाइम जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसके अगेंस्ट उसकी सैलरी उसी हिसाब से एडजस्ट होगी। ये नहीं होगा कि वो जो है वो मोर देन सैलरी जो है वो चला जाए। तो वो अगर वो 25% से ऊपर जाना चाहता है तो देन दैट सिमिलर पार्ट सैलरी का यूनिवर्सिटी डिडक्ट करेगी और वो एचईसी पे करेगी, यानी उसे डबल पेमेंट जो है वो नहीं होगी। दूसरे नंबर पे हैं स्टूडेंट। इसमें बीएस, एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स को आप ले सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे जो है वो एचईसी ने क्राइटेरिया जो है वो बदल दिया है। अब क्राइटेरिया उन्होंने इस दफा ये किया है कि पीएचडी स्टूडेंट को जो है वो 80,000 पर मंथ के हिसाब से आप पे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कंडीशन एक ये लगा दी है कि अगर पीएचडी स्टूडेंट का कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया है तो वो 80% टाइम जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऊपर वाले फार्मूले में अब आपने यहाँ 80% के साथ उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है। अगर पीएचडी स्टूडेंट का कोर्स वर्क चल रहा है तो वो 20% टाइम कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर पीएचडी स्टूडेंट ये चाहता है कि वो 40% टाइम कंट्रीब्यूट करे, तो फिर उसको अपना कोर्स वर्क जो है उसे डिवाइड करना पड़ेगा। यानी जो फुल कोर्स वर्क लोड है सेमेस्टर का, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज में 3 कोर्सेज हैं पीएचडी के लिए, कुछ में 4 हैं, तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा अगर वो 40% टाइम जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है। पहली बात। दूसरी बात ये है, इसमें इस दफा उन्होंने ये कंडीशन लगाई है एचईसी ने कि जी जो पीएचडी स्टूडेंट है वो विद द कंसेंट ऑफ द सुपरवाइजर ही कैन बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये एक नई कंडीशन जो है वो उन्होंने लगा दी है। एमफिल स्टूडेंट और बीएससी स्टूडेंट के केस में उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा है कि जी 20% टाइम जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो 20% टाइम कंट्रीब्यूशन के हवाले से ही वो अपनी सैलरी जो है वो क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट पर्सोनल, उस केस में उन्होंने ये कहा कि अगर आपने डेली वेजेस रखने हैं, जैसे सोशल साइंस में डेटा कलेक्शन है या एग्रीकल्चर के अंदर कुछ डेली वेजेस के फील्ड के लोग चाहिए होते हैं, तो उनको जो है वो आप पर डे मैक्सिमम जो है वो 1000 रुपीज आप पे कर सकते हैं, और मैक्सिमम सैलरी उनकी पर मंथ जो है वो शुड नॉट बी मोर देन 25,000। तो ये कंडीशंस हैं वो लगा दी। अदर स्टाफ के अंदर अगर आप ऐसे लोगों को, पीछे जो हमने बात की थी वो ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट थे, अब हम इस केस में वो ये बात कर रहे हैं कि जो ग्रेजुएटेड हैं, फॉर एग्जांपल रिसर्च असिस्टेंट रखना चाहते हैं जो एमफिल कर चुका हुआ है,
तो उसको उन्होंने कहा है कि उसको आप इक्वेट करेंगे लेक्चरर के इक्विवेलेंट, और लेक्चरर की सैलरी लेंगे पर मंथ, और फिर उसी फार्मूला में ग्रॉस पे मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्पेंट और 12 के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह से रिसर्च एसोसिएट है जो फ्रेश पीएचडी है, उसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट लेंगे, अगेन उसी की सैलरी और टाइम स्पेंड के साथ कैलकुलेट करेंगे। रिसर्च फेलो है पीएचडी विद 9 years एक्सपीरियंस, उसको आप एसोसिएट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट लेंगे, और सीनियर फेलो जो है वो जस्ट लाइक इक्विवेलेंट टू प्रोफेसर, तो इनकी सैलरी जो है वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद है शॉर्ट टर्म कंसल्टेंट्स। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सोशल साइंसेज के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर कंसल्टेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसमें एचईसी ने पहली दफा ये इंट्रोड्यूस करवाया है कि जी आप फॉरेनर्स को या पाकिस्तानी ओरिजिन के जो फॉरेनर्स हैं, डुअल नेशनल जो हैं, उनको आप हायर कर सकते हैं। और उन्होंने जो गाइडलाइन दी है वो ये है कि आप टिपिकली जो है वो उन्हें पर डे बेसिस के ऊपर जो है वो पेमेंट करें। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म कंसल्टेंट्स हैं, इनकी जो कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल 1 है 2 है, वो एचआर या पर्सोनल कॉस्ट जो टोटल पर्सोनल कॉस्ट है उसके 10% से जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 1 million कॉस्ट है आपकी पर्सोनल की, तो कंसल्टेंट को आप 1 लाख से ज्यादा टोटल प्रोजेक्ट में से पे नहीं कर सकते, तो आपको ये गाइडलाइन जो है वो मैच करनी है। उसके बाद अगेन अब कुछ कंडीशंस हैं पर्सनल कास्ट के लिहाज से, अब उन्होंने कुछ और गाइडलाइंस भी दी हैं। वो ये है कि हर बंदा जिसका भी आप प्रोजेक्ट में जिसे पार्ट बनाना चाहते हैं, उसका रोल जो है वो क्लियरली डिफाइंड हो और जस्टिफाइड हो। हमने देखा है कि फैकल्टी मेंबर जो प्रोजेक्ट लिखते हैं उसके अंदर जो है वो उनके मल्टी रोल्स लिख देते हैं, या बड़े वेग से रोल लिखा होता है कि अच्छा जी ये कर लेगा वो कर लेगा। नहीं, इस दफा वो चाहते हैं कि क्लियरली उसका रोल डिफाइंड हो और जस्टिफाइड भी हो, यानी ओवर स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर ना हो। दूसरे नंबर पे वो ये कह रहे हैं कि आपने जो टाइम, जो जैसे हमने बात की थी कि फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनका जो टाइम कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट दैट कैन नॉट बी मोर देन 25%, तो इसके अंदर उन्होंने ये कंडीशन लगा दी हुई है कि आप उनकी ग्रॉस सैलरी के साथ 25% पे फिक्स करें। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर 25% से ऊपर जाना चाहते हैं तो देन द सेम पार्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी। इसके अलावा जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका वो कहते हैं कि जी क्लियरली आप नाम लिखें, उनका डेजिग्नेशन लिखें, डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी, हर चीज क्लियर कट जो है वो बाय नेम होनी चाहिए। क्योंकि पहले हम ये करते रहे कि जी फैकल्टी मेंबर ए, फैकल्टी मेंबर बी, तो वो ये था कि जी पता ही नहीं होता था एंड ऑफ द डे तक कि कौन होगा। लेकिन इस दफा जो है वो एचईसी क्लियरली ये इन्फॉर्मेशन चाहती है कि जी आप नाम भी लिखें, उनके डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी, ताकि पता हो कि कौन बंदा जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है और हु इज द कोलैबोरेटर। उसके बाद जो है अगर आपने इन कंडीशंस में कुछ चेंज करवानी है, फॉर एग्जांपल आप फैकल्टी मेंबर का नाम लिखते हैं, वो फैकल्टी मेंबर यूनिवर्सिटी छोड़ के चला जाता है, तो फिर एचईसी ने कंडीशन ये लगाई है कि देन यू हैव नीड टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम एचईसी, यानी इन केस योर प्रोजेक्ट गॉट फंडेड और अप्रूव्ड एंड देन यू वांट टू चेंज समथिंग like some faculty member, some co-PI, so you need to get approval from HEC। ये थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस जो है वो HEC के एंड से इस दफा जो है वो शो हो रही है। लास्ट चीज ये है कि यूनिवर्सिटी जो है इन राइटिंग टाइम कमिटमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी पर्सोनल की वो देगी और लिखेगी कि जी ये यानी ये फैकल्टी मेंबर इतना जो है वो टाइम जो है वो कमिट करेगा टू द प्रोजेक्ट। अब ये अगेन HEC थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रू कर रही है चीज़ों को, और उसकी वजह भी है कि HEC ने काफ़ी चीज़ें फेस की हैं। तो अब वो ये चाहते हैं कि जी जो भी लिखा हो उसके ऊपर वाइस चांसलर और डायरेक्टर और एक साइन हो, ताकि वो एक बाइंडिंग हो यूनिवर्सिटी के एंड पे भी, फैकल्टी एंड पे भी, और HEC उसी के थ्रू जो है वो मॉनिटरिंग करेगी टू द प्रोजेक्ट। तो ये थोड़ी सी टफ कंडीशंस हैं, इसको केयरफुली देखना पड़ेगा। और कंडीशंस में ये है कि जो टेक्निकल स्टाफ है उसको तो आप प्रोजेक्ट में से पैसे दे सकते हैं, यानी सैलरी जो पीछे 4 कैटेगरीज गुजर गई हैं उनको आप प्रोजेक्ट के अंदर सैलरीज एज पर डिसाइडेड रेट जो HEC ने डिफाइन किया है उसके पे दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ एडमिन स्टाफ है या कुछ सेक्रेटरिएट का स्टाफ है या कोई प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, तो उसको आप पर्सनल कॉस्ट में से पैसे नहीं दे सकते, यानी पे नहीं कर सकते। उसके लिए यूनिवर्सिटी हेड है, ओवरहेड है, वो आगे उन्होंने डिफाइन किया है, तो वहां से जो है वो आप उनको पे कर सकते हैं। तो ये बजट के अंदर जो सेक्शंस बनते हैं, बजट एलोकेशन जो होती है वो स्ट्रिक्टली चाहते हैं कि उसी एलोकेशन को जो है वो फॉलो किया जाए। उसके अलावा जो है वो यूनिवर्सिटी अगेन वही 25% वाला कि जी जो फैकल्टी मेंबर है वो 25% से ज़्यादा प्रोजेक्ट के अंदर टाइम कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। यूनिवर्सिटीज़ को एफिडेविट जो है वो देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ को भी वो थोड़ा सा स्क्रू करना चाह रहे हैं, और अगर जो है वो 25% से ऊपर जाना चाहता है तो फिर वो भी
यूनिवर्सिटी लिख के देगी कि जी जो एक्स्ट्रा टाइम देगा उसकी सैलरी जो है वो फिर HEC के प्रोजेक्ट से मैनेज की जाएगी, यूनिवर्सिटी वो सेम सैलरी जो है वो नहीं देगी। फाइनली ये है कि अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी जाती है तो फैकल्टी मेंबर को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, और इसके फिर जो है वो बहुत से, और इसी तरह से इंस्टीट्यूट को भी जो है वो 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये HEC की तरफ से काफ़ी सख्त कंडीशंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि फैकल्टी मेंबर्स और वाइस चांसलर तीनों जो हैं वो दे विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सच स्टेटमेंट, बिकॉज इट कैन फायर बैक ऑन द फैकल्टी मेंबर एज वेल एज ऑन द इंस्टीट्यूट। तो इसमें थोड़ी सी केयर जो है वो चाहिए कि आपने किस तरह से जो है इस प्रोजेक्ट को चलाना है कंडीशंस के मुताबिक। नेक्स्ट कम्स के इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल और सर्विस कॉस्ट्स के अंदर उन्होंने क्या क्या आपको अलाउ किया है। इक्विपमेंट के अंदर साइंटिफिक लैब इक्विपमेंट है, जिसमें से आपके पास DNA सीक्वेंसर है, स्पेक्ट्रोमीटर है, कोई भी जो इक्विपमेंट है वो आप लेना चाहते हैं तो यू कैन बाय दैट इक्विपमेंट। IT इक्विपमेंट अगर आप लेना चाहते हैं एज पर योर नीड, नेटवर्क इक्विपमेंट है, राउटर्स है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो ले सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट है, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, स्कैनर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, आप ले सकते हैं एज पर नीड, जस्टिफाइड नीड। और अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो भी आप उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट। कंज्यूमेबल्स में लैब केमिकल्स हैं, ग्लासवेयर है, एक्सपेंडेबल सप्लाईज हैं जैसे ग्लव्स हैं, मास्क हैं, सर्जिकल कैप्स वगैरह हैं। एसेसरीज में जो है वो टूल्स हैं लाइक किट्स हैं, PCR प्लेट्स हैं, लैडर्स हैं, ये ऐसी चीज़ें जो लैब के अंदर इस्तेमाल होती हैं, तो उनको सबको कंज्यूमेबल कैटेगरीज में उन्होंने ग्रुप किया हुआ है। सर्विसेज में अगर आप फॉर एग्जांपल एक इक्विपमेंट है, जैसे आप समझ लें SEM है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है तो अब हमें किसी और यूनिवर्सिटी को सैंपल भेजना है तो उसकी साइंटिफिक इक्विपमेंट की एक्सेस ले सकते हैं, इसी प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट उसकी शामिल है। अगर आप कोई अपना कोई इक्विपमेंट पुराना पड़ा हुआ है उसको आप ठीक करवाना चाहते हैं तो उसको कवर कर सकते हैं। अगर आपने कोई जर्नल्स वगैरह की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो वो कवर हो सकती है। आप कोई कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप करवाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो सर्विसेज के अंदर कवर्ड है। और इसके अलावा अगर आप कुछ कमर्शलाइजेशन या डेवलपमेंट कॉस्ट है, प्रोडक्ट ऐसी बना ली है आपने जिसका पेटेंट फाइल करना है तो जो या लीगल एडवाइजर के साथ उस पर बात करनी है तो दैट कॉस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सर्विसेज जो आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप जो सारी डिफाइंड कंडीशंस हैं उनको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। अब कंडीशंस आ गई हैं पर्टिकुलर टू इक्विपमेंट कंज्यूमेबल्स के, इनकी कंडीशंस क्या हैं। तो जितने भी इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल्स हैं उन्हें हमें लिस्ट करना है, अलग अलग इक्विपमेंट को अलग और कंज्यूमेबल्स को अलग करना है। और टोटल कॉस्ट जो इस हेड में है इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल और सर्विस कॉस्ट में, दैट शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका 10 मिलियन का प्रोजेक्ट है तो आपकी इक्विपमेंट हेड की या इस टोटल हेड की जो कॉस्ट है दैट शुड नॉट बी मोर देन 3 मिलियन। इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर हमें फिक्स करना है इस चीज को। उसके अलावा जो इक्विपमेंट है या जो कंज्यूमेबल्स हैं उनके नाम, उनकी डिस्क्रिप्शन, स्पेक्स, वो सारी चीजें हमें देनी है, कॉस्ट भी देनी है, क्वांटिटी भी, पर्पस भी लिखना है कि हमें क्यों वो लेना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो कुछ ऐसा इक्विपमेंट है या कंज्यूमर सर्विसेज हैं जो हमें चाहिए दूसरी यूनिवर्सिटी से, तो उसमें भी हमें ये सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे देना है कि जी ये सर्विसेज हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए जो है हम दूसरी यूनिवर्सिटी से ये सर्विसेज जो है वो लेना चाह रहे हैं। अगर हम ऐसा इक्विपमेंट है जो इंपोर्ट करना है तो उसमें HEC ने 10% का मार्जिन दिया है कि जो इंपोर्टेबल आइटम्स हैं उनमें जो करेंसी रेट फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से 10% का मार्जिन जो है HEC आपको एडिशनल पे करेगी इन केस के आप कोई ऐसा इक्विपमेंट जो इंपोर्ट करने वाला है। और LC ओपनिंग जो है उसको HEC ने परमानेंट इक्विपमेंट के लिए अलाउ किया हुआ है। इसके अलावा फोर्थ कैटेगरी है ट्रैवल की। अब ट्रैवल के अंदर आपके पास जो ट्रैवल है प्रोजेक्ट टीम का, जिसमें फैकल्टी भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, फील्ड वर्क के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है तो मीटिंग हो सकती है, उसको नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन है, कोई वर्कशॉप है जहां आप अपनी रिसर्च प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इन 3-4 कैटेगरीज के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ऑथोराइजेशन चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट रिलेटेड जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको उसकी अप्रूवल चाहिए। उसमें एडमिन अप्रूवल भी होती है, उसमें फाइनेंशियल अप्रूवल भी होती है, ये दोनों चीजें चाहिए आपको। इसके अलावा जो ट्रैवल बजट है वो आपको जस्टिफाइड रखना पड़ेगा। मैंने कुछ NRPU रिव्यू किए तो उसमें जो ट्रैवल का बजट था वो जस्टिफाइड नहीं था और लोगों ने उसे ओवर एस्टिमेट किया हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कहाँ जाना है,
कब जाना है, तो टेंटेटिव कॉस्ट क्या बनती है, आप उसे डॉलर्स में भी ले सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर लें। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और कितने विजिट्स करने हैं। कुछ लोग जो हैं वो पहले साल में विजिट डाल देते हैं, पहले साल में तो प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है। अब क्या आप समझते हैं कि आपको विजिट पे जाना चाहिए, जस्टिफिकेशन है तो लिखिए, अदरवाइज आप उसको होल्ड कर लें, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में जो है वो उसे ले जाए। या फर्स्ट ईयर में कोलैबोरेटिव है तो आप मीटिंग करना चाहते हैं कोलैबोरेटर्स के साथ, तो आप ट्रैवलिंग डाल सकते हैं। और फाइनल ईयर में डाल सकते हैं कि जी सेकंड ईयर में कि आप कंक्लूड करना चाहते हो, लेकिन जस्टिफाइड होना चाहिए। और एचईसी की जो ग्रांट पॉलिसी है वो 75% जो है वो कॉस्ट आपकी कवर करती है इन केस ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। तो लेकिन इस केस में उन्होंने कहा जी वो फुल कॉस्ट जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर कवर की जा सकती है। और जो यही कंडीशन है, इसके अलावा जो है एचईसी की ट्रैवल ग्रांट पॉलिसी जो है वो अप्लाई होगी इन केस कि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे जाना चाहते हैं, तो आपको एचईसी ट्रैवल ग्रांट पॉलिसी जो है उसे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो एचईसी ओवरहेड्स जो हैं, यूनिवर्सिटी ओवरहेड्स में एचईसी ने इस दफा जो है 3 किस्म के ओवरहेड्स जो है डिफाइन किए हैं, 5%, 10% एंड 15%। दिस इज टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अब इसमें ये देखें कि 5% ओवरहेड्स आपको तब मिलेंगे कि अगर आपको ऑफिस वगैरह नहीं चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ऑफिस या स्टाफ नहीं चाहिए, तो आपको जो स्टेशनरी और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन है, तो उसके लिए जो है वो आपको अगर वो चीज़ें हैं तो आपको 5% ओवरहेड मिलेगा। दूसरा है 10% ओवरहेड एक्स्ट्रा कह लें, उसमें अगर आपको स्टाफ चाहिए, आपको ऑफिस चाहिए, मैनुअल लेबर चाहिए, तो तब और जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं या बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, मेंटेनेंस ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट है या लेबॉर्ट्रीज की एक्सेस है, अगर आपका प्रोजेक्ट उस लेवल का, यानी अगर आपका साइंटिफिक प्रोजेक्ट है तो आप 10% ओवरहेड तक जा सकते हैं। अगर आप उसको अगले लेवल तक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको शायद आप पेटेंट तक लेके जाना चाहते हैं या कमर्शलाइज करना चाहते हैं, तो रिसर्च मैनेजमेंट के अंदर आप ओवरहेड में 15% तक मैक्सिमम जो है वो ओवरहेड क्लेम कर सकते हैं। ये तो था बजट का पार्ट। अब है सबमिशन का पार्ट। अभी हमने जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इसमें हम सिर्फ जो गाइडलाइन, जो इस लोकल चैलेंज फंड की गाइडलाइंस है उन्हीं को डिस्कस करना चाहते हैं। मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसके अंदर की एरियाज क्या हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। जैसे मैंने बजट एक्सप्लेन किया था, सबमिशन को एक्सप्लेन करूंगा। जो सेकंड पार्ट होगा, जो यानी सेकंड वीडियो होगी, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट इस कॉल का फॉर्म, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमने देनी है, वो सारी चीजें जो है वो सेकंड वीडियो में आपको अवेलेबल होंगी। अब सबमिशन कैसे करनी है। प्रोजेक्ट आउटलाइन फॉर्म जो है वो वेबसाइट पे दिया हुआ है वर्ड फाइल में, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, स्ट्रक्चर से आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा आपको उसे ऑनलाइन भी सबमिट करना होगा, वो मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब उसका जो प्रपोजल है उसको सबमिट करने का वो क्या चाहते हैं आपसे। पहली बात यह है कि क्या आप एलिजिबल हैं फॉर द कंपटीशन। जो मैंने पीछे कंडीशंस बताई हैं वो सारी कंडीशंस आपको मीट करनी है। जहां पे भी आप इधर उधर होंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि क्या आप जो प्रपोजल आप दे रहे हैं, जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट या कॉन्सेप्ट पेपर आप दे रहे हैं, वेदर इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस लोकल चैलेंज फंड। तो ये इंश्योर करना है कि क्या आपका प्रॉब्लम लोकल है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट के अंदर है प्रॉब्लम, एसडीजीज के साथ कोरिलेटेड है। थर्ड, क्या आपने लोकल पार्टनर्स या जो टीम कंपोज की है उस टीम की टोटल इनपुट शामिल है आपके प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के अंदर और उनकी रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज आपके पास हैं। तो ये है बेसिकली जो पहली जो दो उनका क्राइटेरिया जिस पे वो आपको देखेंगे। तीसरी चीज वही है जो पॉइंट अभी मैंने कंक्लूड किया है, वही पॉइंट है जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो एचईसी ने कोलैबोरेटिव नेचर का डिजाइन किया है, लेकिन इसके अंदर वो मीनिंगफुल कोलैबोरेशन चाहते हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूं। इसके अंदर देखें, उन्होंने लिखा हुआ है कि इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पीआई दैट हैव एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन विद ऑल एंटिसिपेटेड पार्टनर्स। आप पीआई हैं, आपका एक को पीआई जो है वो जीसीएफ यूनिवर्सिटी से होगा, आपका को पीआई आपकी यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है, किसी और यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है। ये तीसरे को पीआई की बात, दूसरे को पीआई की बात कर रहा हूं। आपका एक को पीआई जो है वो लोकल बॉडी से होगा, किसी इंडस्ट्री से होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होगा। तो उन्होंने क्लियर कट ये लिखा है कि जो पीआई है वो प्रॉपरली डिस्कस करेगा अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ अपने प्रोजेक्ट की आउटलाइन को बिफोर सबमिशन, और उसके बाद वो उनसे कंफर्मेशन भी लेगा कि दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट इफ गॉट सिलेक्टेड।
अब इसको कैसे इंश्योर करेंगे? इसको ऐसे इंश्योर करेंगे कि जो भी आपका पार्टनर है उसकी यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे आपने उससे कमिटमेंट लेनी है कि ही वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के किस किस सेक्शन में वो कंट्रीब्यूट करेगा। लाइक अगर प्रोजेक्ट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो से ऑब्जेक्टिव ए आप अपनी यूनिवर्सिटी में करना चाहेंगे, बी जो है वो आप चाहेंगे कि जो जीसीएफ मेंबर है वो करे, और सी जो है वो आपका लोकल पार्टनर करे। तो आपको उनके रेलेवेंट लेटर्स के अंदर ये लिखवाना होगा कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि फिर वही बात है कि विजिबल कंट्रीब्यूशन और कोलैबोरेशन जो है वो नजर आना चाहिए। उसके बाद इसकी सबमिशन जो है वो 2 तरह से होगी। आप HEC का जो ई पोर्टल है उस पर भी आप इसको अप्लाई करेंगे, और आप ऑरे के थ्रू जो प्रेस्क्राइब्ड वर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर हार्ड कॉपी में भी जो है वो उसको सबमिट करेंगे। मुझे ये समझ आई है इसमें। और फाइनली अगेन कि एक यूनिवर्सिटी जो है वो मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट्स जो है वो सबमिट कर सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको चाहिए कि आप अर्ली एज पॉसिबल जो है वो अपना प्रोजेक्ट तैयार करें और फिर उसको ऑरे के थ्रू और बाय चांसलर्स के थ्रू जो है उसको सबमिट कर दें। एवेल्युएशन जो है इसके अंदर 2 फेज एवेल्युएशन रखी हुई है उन्होंने। एक को हम कहते हैं डेस्क एवेल्युएशन, वो ऐसी होती है कि आपकी प्रपोजल HEC गई, HEC में जो स्टाफ है वो फौरी तौर पे देखेगा कि अच्छा जी इसकी कंपोजिशन पूरी है, ये SDGs में फॉल करता है। मेन जो मोटा मोटा जिसे हम कहते हैं कि क्राइटेरिया वो मैच करेंगे कि जी क्या आप फुलफिल करते हैं कंडीशंस को। मान लीजिए कि HEC ने कहा जी आप यू आर ओके, उसके बाद वो 2 रिव्यूअर्स को आपका वो जो आउटलाइन परफॉर्मा है वो भेज देंगे, और उनसे उनकी HEC की दरख्वास्त ये होगी कि जी आप देखिए कि क्या आप LCF के स्कोप और कंपटीशन के लिए एलिजिबल हैं, और दूसरा जो आपने प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है वो उसी के LCF की कंडीशंस ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता है, और उसके अंदर इतना टेक्निकल सब्सटेंस है कि दैट कैन बी फंडेड। तो ये है HEC का पहला फेज। इस फेज में से जो प्रोजेक्ट्स शॉर्टलिस्ट होंगे या जो कॉन्सेप्ट पेपर्स शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फिर HEC इंडिविजुअल ईमेल भेजेगी कि अब आप डिटेल्ड रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसे सबमिट करें। तो ये टू फेज एवेल्युएशन प्रोसेस है। अभी हम फेज 1 की ही बात कर रहे हैं। इसके अंदर अब फेज 1 के अंदर एवेल्युएशन के लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है उसे भी समझ लें, ताकि आप उन सारी चीज़ों को अपने फॉर्म के अंदर इंश्योर करें ताकि आप इस प्रोजेक्ट को विन कर सकें। पहला ये है कि जो प्रोजेक्ट आउटलाइन आइडेंटिफाई अ क्रिटिकल लोकली रेलेवेंट सोशियो इकोनॉमिक इशू। क्या आपने ऐसा ही इशू आइडेंटिफाई किया है जिसकी लोकल इंपॉर्टेंस है, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट है, SDGs के साथ मिलता है या नहीं मिलता? इसके है वेटेज 20%, 20 मार्क्स हैं इस चीज़ के। अब आपने अपना ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है जिसकी लोकल रेलेवेंस है टू द SDGs और वो इम्पोर्टेंट है फॉर योर यूनिवर्सिटी, और अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो दैट कुड बी अ गुड कंट्रीब्यूशन। दूसरे नंबर पे ये है कि जो प्रोजेक्ट आउटलाइन है उसके अंदर आपने सारे सेक्शंस जो हैं, जो फॉर्म है उसके सारे सेक्शंस को फिल किया है। उसको उन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च चैलेंज और उसका एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट बयान किया है कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, अगर आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, किस मेथड से आप उसको, यानी आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होगी, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगी, पार्टनरशिप्स क्या हैं, टीम कंपोजिशन क्या है, वेदर दे आर कैपेबल। तो उसके अलावा आपने CVs जो हैं वो प्रोजेक्ट के साथ अटैच की हैं, इसके हैं 10 मार्क्स। उसके बाद जनाब के प्रोजेक्ट आउटलाइन जो है वो एन अप्रोप्रिएट टीम फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, उसमें वो ये देखना चाहते हैं कि टीम की कंपोजिशन क्या है। पहली बात, PI जो है वो नॉन GCF होगा, दूसरा co-PI मस्ट GCF होगा, आप एक और ऑप्शनल एकेडमिक co-PI ले सकते हैं, लेकिन तीसरा co-PI जो है वो आपका लोकल कम्युनिटी से होगा। इंडस्ट्री भी हो सकती है, NGO भी हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, कोई भी। तो पहली बात तो ये है कि ये 3 चीज़ें सेटिस्फाइड हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या उनकी जो एक्सपर्टीज हैं टीम मेंबर्स की, PI और co-PI की, whether they are so capable and expert that they can solve the problem। इसके हैं 20 नंबर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके लिए टीम कंपोजिशन और टीम की स्किल कितनी अहम है। तो अभी से अपनी टीम जो है उसे चूज करना शुरू कर दें, क्योंकि आज 4 अगस्त है और 1 सितंबर को ये जो है डेडलाइन आ जाएगी। तो इस अभी से आपको ये काम शुरू करना पड़ेगा। आखिरी जो 2 चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो प्रोजेक्ट आउटलाइन आपने है उसके अंदर प्लान ऑफ वर्क जो है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है
तो क्या कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन होगा? ये है इम्पैक्ट ऑफ योर प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट कितना होता है। ये वो चीज़ है जो एचईसी या बाकी लोग अभी कहना शुरू हो गए हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर से निकल के अब हमें इम्पैक्ट की तरफ जाना है। क्या आप ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट जो है वो आएगा। इसके 25 मार्क्स हैं। अब ये देख लें कि आपका प्रॉब्लम जितना अहम होगा लोकल कॉन्टेक्स्ट में, एसडीजीज के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसी लिहाज से आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। और फाइनल चीज़ ये है कि जो फाइनल फुल प्रपोजल है इस प्रोजेक्ट से जो निकलेगी तो दैट कैन बी फुली कंपेटिटिव इन एलसीएफ प्रोग्राम, ठीक है। तो उसको आपने ये देखना है कि आपका जो रिसर्च आइडिया है उसके अंदर कंपटीशन का पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू बाकी जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो आपके सामने आई है। और उसके बाद ये है कि क्या जो है वो आपका जो इनिशियल कॉन्सेप्ट पेपर है वो कंपेलिंग है, रिव्यूअर्स को कन्विंस कर पाता है कि जी इन टर्म्स ऑफ टीम, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इन टर्म्स ऑफ मेथडोलॉजी ये इतना सॉलिड और साउंड है कि इससे जो है वो फर्दर इससे जो है वो कोई अच्छी चीज़ यानी एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो निकल सकता है। और फाइनल जो है वो है एवेल्युएशन क्राइटेरिया। इसमें उन्होंने 1 से 7 तक का क्राइटेरिया रखा है। 7 आउटस्टैंडिंग है, फिर 6 एक्सीलेंट है, 5 वेरी गुड है और 1 जो है वो पुअर है। तो कंपटीशन जितना टाइट होता जाएगा उतना जो है वो ऊपर जाता जाएगा केस। तो आपको आई वुड सजेस्ट कि आपको यू शुड फॉल बिटवीन एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग। उसके लिए जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं कि टीम कंपोजिशन, टीम की एक्सपर्टीज, लोकल प्रॉब्लम, रेलेवेंट टू एसडीजीज और आपकी मेथडोलॉजी दैट हाउ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड फाइनली इफ यू आर सक्सेसफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम देन हाउ इट विल इम्पैक्ट द सोसाइटी। अगर आप इन 6 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आंसर कर देते हैं आई थिंक यू विल बी सक्सेसफुल इन गेटिंग दिस प्रोजेक्ट। अगेन इसके अंदर जो बजटरी गाइडलाइंस हैं, इसके अंदर जो जनरल सबमिशन की गाइडलाइंस हैं, इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगेन टीम कंपोजिशन और कंपोजिशन के अंदर मीनिंगफुल कंसल्टेशन एट ईच स्टेप, देन डिजाइनिंग द प्रोजेक्ट एंड देन शोइंग द कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एलसीएफ के अंदर शो करनी है, तभी जो है वो आप इस प्रोजेक्ट को विन कर पाएंगे। तो ये पार्ट 1 था जिसके अंदर अभी हमने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बात की है कि एलसीएफ की गाइडलाइंस क्या हैं, एचईसी की डिमांड्स या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ताकि हम उनको फुलफिल कर सकें। गाइडलाइंस के हवाले से मैं आपको एक वाज़ेह बात बता दूं कि मैंने बहुत सी प्रोजेक्ट एनआरपीयूज़ भी रिव्यू किए हैं, 3-4 साल किए हैं। उसके अलावा और भी टेक्निकल प्रोजेक्ट्स भी मैंने रिव्यू किए हैं एचईसी के बिहाफ पे। मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बहुत हाफ हार्टेडली जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें मिसिंग छोड़ देते हैं, गाइडलाइंस को बॉदर ही नहीं करते। जब हम नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे किस किस्म की कंडीशंस बताई हुई हैं, इवन देन जो है वो फैकल्टी मेंबर्स को बिल्कुल बॉदर नहीं करते, ऐसा जो उठा के भेज देते हैं। इसको सादा से इस तरह से समझ रहे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मीन टीचर, अगर वो जो हमने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको फॉलो नहीं करते तो क्या हम उन्हें एग्जाम में मार्क्स देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। जब हम नहीं देंगे तो ये जो रिव्यूअर्स हैं ये भी जब हम गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे तो ये भी हमें मार्क्स नहीं देंगे। एक कॉन्सेप्ट मैं हमेशा एज अ रिव्यूअर अपने जहन में रखता हूँ कि एक पीए जो से 10 मिलियन डिमांड कर रहा है एचईसी से, 10 मिलियन इज अ ह्यूज थिंग, इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो क्या उसकी प्रपोजल इज ऑफ दैट वर्थ दैट इट कैन बी फंडेड? तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं हमेशा अपने सामने रखता हूँ। तो अगले फेज़ में हम बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसे किस तरह से फिल करना है और उसके अंदर जो कुछ वीकनेसेस हैं कि वाई मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स दे गेट रिजेक्टेड, उस पर इंशाल्लाह जो है वो हम अगले फेज़ में जो है वो बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उस पर कमेंट कीजिए, मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लिए भी बनाई है और जनरल गाइडेंस के लिए मैं जो है वो इसे यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी जो है इसे फ़ायदा उठा सकें। अगेन मैंने एचईसी की गाइडलाइन से ही ये सारी प्रेजेंटेशन बनाई है, तो मैं फिर भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक दफ़ा गाइडलाइंस खुद भी पढ़ें, क्योंकि मुझसे कॉपी पेस्ट में कोई गलती भी हो सकती है। तो फाइनल वही है जो एचईसी की वेबसाइट पे जो फाइनल डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल है, तो आप उसी को फॉलो कीजिए।
اس میری اس پریزنٹیشن کے ساتھ آپ اسے میچ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.